दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो कितने वर्ष रहा? इसका उत्तर होगा 3 वर्ष। सर टॉमस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत बनकर आया था और वह 1615 से लेकर 1618 तक मुगल दरबार में रहा। आपको बता दूं, 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री जो कि स्थायी थी, सूरत में खोली थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल से सबसे पहले शूद्र शब्द का वर्णन मिलता है? इसका उत्तर होगा 10वें मंडल से। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त नाम का हिस्सा है। उस हिस्से में पहली बार वर्ण व्यवस्था मिलती है। इसमें बताया गया है कि आदि पुरुष या ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं? इसका उत्तर होगा कौशाम्बी का लघु स्तंभलेख। कौशाम्बी का जो लघु स्तंभलेख है उसे रानी का अभिलेख कहते हैं, क्योंकि इसमें अशोक की जो रानी थी कारुआकी, उसके द्वारा दान देने का वर्णन मिलता है। इसी अभिलेख में अशोक के एकमात्र पुत्र तीवर का भी जिक्र मिलता है। यह प्रश्न पुस्तक पर आधारित है। पुस्तक देवी चंद्र गुप्तम के लेखक कौन है? उत्तर होगा विशाखा दत्त। दोस्तों, अगला प्रश्न है, तुगलकनामा के लेखक कौन थे? इसका उत्तर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखी थी। इसके अतिरिक्त खजाइनुल फुतूह, तुगलकनामा, तारीख अलाई और आस्का ग्रंथ भी इन्होंने ही लिखा था। ये प्रसिद्ध शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे। बलबन के पुत्रों को इनका संरक्षण प्राप्त था। सॉरी, ये बलबन के पुत्रों के दरबार में थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? उत्तर हो जाएगा कश्मीर का कुंडलवन। इस समय कुशाण शासक कनिष्क का राज्य था और इस संगीत की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, जबकि जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे। और इसी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म yin यान और महायान नामक दो संप्रदायों में स्पष्ट रूप से बट गया और इसी संगीत में विभाषा शास्त्र नाम की ग्रंथ लिखा गया था। दोस्तों, प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था? और इसका उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी था और यह गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। इसने 1504 में आगरा की स्थापना की थी और आगरा 1526 से 1658 तक मुगल सल्तनत का राजधानी रहा। दोस्तों, यह प्रश्न यूपीएसआई में पूछा गया है और प्रश्न है, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त की माता का नाम क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा ध्रुव देवी। कुमार गुप्त चंद्रगुप्त तृतीय की ध्रुव देवी जो पत्नी थी उसका बड़ा पुत्र था। इसका एक भाई और था, लेकिन वो राजा नहीं बना था। कुमार गुप्त ने 40 वर्षों तक शासन किया और इसका शासन 415 से 455 तक था। दोस्तों, प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1790 से 1792। यह अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया था, जिसमें टीपू सुल्तान की पराजय हुई थी और मार्च 1792 में टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेजों के साथ की। इस संधि के अनुसार टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाना के रूप में देना पड़ा और मालाबार, डिंडीगुल, कुर्ग जैसे राजस्व वाले क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गए थे तथा कुछ क्षेत्र मराठों और कुछ क्षेत्र निजाम को भी मिले थे। इस संधि से टीपू सुल्तान बहुत कमजोर हो गया था। अगर बात करें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो यह 1767 से 1769 तक हुआ था और हैदर अली तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसमें हैदर अली विजयी रहा। दूसरा जो युद्ध है वो 1780 से 1784 तक हुआ और इस युद्ध में हैदर अली मारा जाता है और टीपू सुल्तान युद्ध की कमान संभालता है। तीसरा युद्ध मैं आपको बता चुका हूँ, 1790 से 1792 के बीच हुआ। दोस्तों, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। वह युद्ध करते हुए मारा गया था, युद्ध करते हुए शहीद हो गया था और टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य के अधिकांश हिस्से को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। कुछ हिस्से को लोगों की संतुष्टि के लिए या लोगों को बरगलाने के लिए
जो वाडियार वंश था उसके जो राजा थे चामराज, उसके अल्पवयस्क पुत्र कृष्ण को दे दिया गया। हालांकि यह सिर्फ दिखावा था। द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। अच्छा, द्वैध शासन है क्या? यह शासन कला एक ऐसी पद्धति है जिसमें जो शासन के विषय हैं उनको दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक हस्तांतरित विषय विषय में और एक आरक्षित विषय में। तो आरक्षित विषय जो होते हैं इसमें रखे गए थे वो थे वित्त, सेना, पुलिस और न्याय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे। इस पर नियम बनाने, कानून बनाने का जो अधिकार था वो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद का था। जबकि जो हस्तांतरित विषय थे उनमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे थे, अर्थात एजुकेशन और हेल्थ, जिसपे भारत के जो मंत्री थे इन लोगों को कानून बनाना था, काम करना था। और 1935 का जो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम, उसके द्वारा राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था कर दी गई। दोस्तों अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किए थे? इसका उत्तर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर ने। दरअसल रैमजे मैकडोनाल्ड ने उस समय सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी और इसके तहत उसने जो भारत के दलित थे इनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा कर दी थी, जिससे गांधी जी को लगा था कि हिंदू धर्म टूट सकता है, इसलिए उन्होंने पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों के समझाने पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा गया। पृथक निर्वाचक मंडल में 71 सीटें रखी गई थी जिनमें दलितों के लिए पृथक चुनाव होंगे, जबकि पूना पैक्ट के बाद ये सीटें बढ़ाकर 148 कर दी गई, मतलब कि उनसे डबल। लेकिन ये सीटें आरक्षित की गई थी, इनमें सभी लोग वोट देंगे और पृथक निर्वाचक मंडल जो था उसको समाप्त कर दिया गया। हालांकि कुछ लोग इसमें गांधी जी को कोसते हैं या एक खास वर्ग है जो दलितों को गांधी समर्थकों से झगड़ा कराने का प्रयास करता रहता है और लोग बरगलाने में आ भी जाते हैं। उन्होंने पढ़ा नहीं होता कि गांधी ने क्या किया था। 71 सीटें से बढ़ाकर 148 सीटें करा दी गई थी, फिर भी गांधी को लोग दोष देते हैं। दोस्तों प्रश्न है, कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर होगा भगत जवाहर मल्ल। दरअसल वास्तव में जो कूका आंदोलन था यह सिख धर्म में सुधार के लिए था, ताकि सिख धर्म मूल धर्म पे आ जाए, स्वच्छ धर्म बन जाए। लेकिन बाद में यह राजनैतिक हो गया और इसका मकसद विदेशी शक्ति को देश से बाहर निकालना हो गया। यह आंदोलन 1840 में हुआ। दोस्तों अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने हिस्सा लिया था? इसका उत्तर हो जाएगा नवाब शुजाउद्दौला। बक्सर का जो युद्ध है वह 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था और इसमें अंग्रेजों के साथ 3 भारतीय शक्तियों का सामना हुआ था। इसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह जो थे वो थे शाह आलम द्वितीय। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और वो विजय हुए थे, भारतीय शक्तियां पराजित हुई थी। इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। दोस्तों प्रश्न है, धन का निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक। दोस्तों प्रश्न है, बाबर के हमले के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में लिखा है कि भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय है और वो वास्तव में विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहते थे और इन अष्टदिग्गजों में पितन्ना सबसे प्रमुख थे और कृष्णदेव राय खुद एक साहित्यकार थे। अगला प्रश्न है, पादशाह की पदवी धारण करने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा बाबर। बाबर ने काबुल विजय के बाद 1507 में अपनी पारंपरिक उपाधि का त्याग कर दिया था मिर्जा का और फिर बादशाह की उपाधि धारण कर ली थी और यहीं से उसने खलीफा के वर्चस्व को नकार दिया था, अर्थात राजनीति के मामले में खलीफा का कोई हस्तक्षेप मुगलों ने स्वीकार नहीं किया। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों और मुगल बादशाहों में यही अंतर था कि मुगल बादशाहों ने खलीफा की स्वीकृत या खलीफा का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया, जबकि दिल्ली सल्तनत के लोग खलीफा के अधीन रहकर काम करते थे। अगला प्रश्न है, शैव मत पाशुपत के प्रतिपादक कौन थे?
और इसका उत्तर हो जाएगा लकुलिश। शैव धर्म का सबसे पुराना जो मत है या पंथ है वो है पाशुपत, और इसकी स्थापना या इसके जो प्रवर्तक थे वो थे लकुलिश। लकुलिश को भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। और जो पाशुपत संप्रदाय को मानने वाले हैं उन्हें पंचार्थिक कहा जाता है। प्रश्न है, किस शासक के समय में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीत हुई थी? उत्तर हो जाएगा मौर्य शासक अशोक। मौर्य शासक अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र के अशोक विहार में हुई थी। और इस समय इसी संगीत में जो तीसरा त्रिपिटक का जो तीसरा ग्रंथ है अभिधम्म, उसे लिखा गया था और इसकी अध्यक्षता मोगलिपुत्र तिस्य ने की थी। अगला प्रश्न है, अशोक ने लुम्बिनी में राजस्व की दर कितनी निर्धारित की थी? इसका उत्तर है 1/8%। दरअसल जब इसका राज्याभिषेक हुआ अशोक का तो उसके 20वें वर्ष यह लुम्बिनी गया था, क्योंकि लुम्बिनी भगवान महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली थी। तो वहां जाकर इन्होंने टैक्स कम किया था और एक टैक्स माफ किया था। साथ ही साथ वहां पे लुम्बिनी अभिलेख मिलता है और उसी अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने लुम्बिनी में टैक्स को कम किया था, लगान की दर को कम किया। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका उत्तर हो जाएगा लोहे से। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी और सिंधु घाटी के लोग तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया करते थे। क्योंकि कांसा तांबा और टीन से मजबूत होता है, इसलिए हथियार बनाना आसान हो गया था। आपको पता है सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका जो समय काल है वो 2300 से लेकर 1750 तक है, ईसा पूर्व में बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने खेती करना कब शुरू किया? इसका उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में लोग शिकार से आगे बढ़कर कृषि करना शुरू कर दिए थे और गेहूं, जौ, रागी जैसी फसलें, खजूर जैसी फसलें उगाना शुरू कर दी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इसका उत्तर हो जाएगा मेरठ में। और जो आलमगीरपुर है इसकी खोज जो है भारत सेवक संघ ने की थी और इसका जो उत्खनन है वो यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। इसकी खोज 1958 में हुई थी। यह मेरठ जिले में हिंडन नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है के किनारे है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह शहर जहां से झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा चन्होदरो। चन्होदरो के अंतिम समय में, सिंधु सभ्यता के अंतिम समय में चन्होदरो में झूकर झांकर संस्कृति विकसित हुई थी और यहाँ से मनका बनाने का कारखाना, लिपस्टिक बनाने का कारखाना, यहाँ से काजल, कंघा और पुस्तुरा भी मिला है और इस शहर की खोज 1931 में एनजी मजूमदार ने की थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? इसका उत्तर होगा पार्श्वनाथ। ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और इन्हें बिहार के समेध पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये महात्मा जो महावीर स्वामी थे उनसे 250 वर्ष पहले थे और जो इनके अनुयायी हैं वो निग्रंथ कहलाते थे। दोस्तों अगला प्रश्न छोटा सा है, महात्मा बुद्ध के पिता कहाँ के राजा थे? उत्तर हो जाएगा कपिलवस्तु के शाक्य गांव के। अगला प्रश्न है, इंडिका का लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा मेगस्थनीज। इंडिका यूनानी ग्रंथ है और इसे मेगस्थनीज ने लिखा था। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर। वह 304 ईसा पूर्व में आया था और 299 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा है। इसके ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जानकारी, समाज की जानकारी मिलती है। इसने पाटलिपुत्र का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में हुण आक्रमण पहली बार किसके शासनकाल में हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में। दरअसल स्कंदगुप्त का जो भीतरी शिलालेख या अभिलेख है, स्तंभलेख, उससे जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों ने आक्रमण किया था और उनका नेता खुशनवाज था। हुण जो है ये मध्य एशिया की बर्बर जाति थी। और स्कंदगुप्त बारे में एक जानकारी और जानने लायक है, जितने भी सोने के सिक्के चलाए गए हैं, जिन राजाओं ने भी चलाए हैं, उनमें सबसे ज्यादा भारी सिक्का जो था, वजनदार सिक्का, वो स्कंदगुप्त का था। अगला प्रश्न है, भारत में मंगोलों का आक्रमण सबसे पहले किसके शासनकाल में हुआ था?
इसका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश के। दरअसल जो मंगोलों का नेता था चंगेज खां, वह ख्वारिज्म के अंतिम शासक जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंध तक आ गया था, और जलालुद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश से मदद मांगी थी कि मेरी इससे रक्षा कीजिए। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी की मांग को अस्वीकार कर दिया और अपने क्षेत्र में प्रवेश करने से मना कर दिया था। जलालुद्दीन मंगबरनी अफगानिस्तान की ओर भाग गया और खारिज्म जो मतलब मंगोलों का चंगेज खां था, उसने भारत पर भी हमला नहीं किया। इस तरह नया नया राज्य बना था गुलाम वंश 1206 में, और 1221 में मंगोल आके हमला कर दिए। तो इल्तुतमिश ने चालाकी के साथ अपने राज्य को बचा लिया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान कब मिला था? इसका उत्तर होगा 1632 ईस्वी में। दरअसल जो गोलकुंडा का सुल्तान था, उसने 500 पैगोडा लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को गोलकुंडा में बिना कर दिए, बिना टैक्स दिए व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। यह अनुमति 1632 में मिली थी और 1636 में पुनः एक आदेश के द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने वापस लिया था? उत्तर होगा लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने 1881 में घोषणा की और 1882 में वापस ले लिया था। अच्छा, इसे वापस से तो लागू किसने किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में 1878 ईस्वी में आया था, जिसका भारतीय राष्ट्रवादियों ने जमकर विरोध किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? इसका उत्तर होगा ऋषिपत्तनम, सारनाथ, वाराणसी। दरअसल जब उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हो गया तो वहां से पहुंचे बनारस। तो वाराणसी पहुंचने के बाद उन्होंने सारनाथ का जो ऋषिपत्तनम है, वहां पर 5 ब्राह्मणों को पहली बार उपदेश दिया था और ये ब्राह्मण उनके शिष्य बन गए थे। उसके बाद उन्होंने वाराणसी में बौद्ध संघ की स्थापना की थी। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम का भाषा का माध्यम चेंज कर दिया है। पहले जो चैनल का नाम था @कहानी इतिहास की, अब नाम वही है, बस जो हिंदी में लिखा था उसे अंग्रेजी में कर दिया है ताकि सर्च करने में आसानी हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस अधिनियम के द्वारा भारत से कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इसका उत्तर होगा 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम। 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, यद्यपि इन्हें चाय और चीनी के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त रहा। अब भारत के साथ कोई भी ब्रिटेन का निवासी या ब्रिटेन की संस्था व्यापार कर सकती थी। साथ ही साथ इसी एक्ट के द्वारा भारत में शिक्षा या एजुकेशन के विकास के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करना अनिवार्य कर दिया गया था। हालांकि देश की आबादी को देखते हुए यह 1 लाख रुपया मात्र नाम मात्र का था, फिर भी यह शुरुआत थी। इस पैसे को खर्च नहीं किया जा सका क्योंकि शिक्षा के माध्यम को लेकर के विवाद था। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के बाद जब वो भारत वापस आए, उन्होंने कलकत्ता के नजदीक बारानगर में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बाद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना वेल्लूर में भी की गई और रामकृष्ण मिशन की स्थापना का मूल उद्देश्य था दरिद्र नारायण की सेवा करना। यह प्रश्न भारत में महिलाओं से जुड़ा हुआ है। शारदा अधिनियम के द्वारा भारत में बालिकाओं की विवाह की उम्र कितनी निश्चित की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 14 वर्ष। अजमेर के एक शिक्षाविद थे जो एजुकेशन से जुड़े थे, नाम था डॉक्टर हरविलास शारदा। उनके प्रयास से 1929 में एक अधिनियम आया जिसे शारदा अधिनियम कहा गया, और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय बालिकाओं की विवाह की उम्र 14 वर्ष और बालकों के विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। ये उस समय की बात है। अगला प्रश्न है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ ने बंगाल में मुस्लिम धर्म में सुधार करने के लिए आंदोलन चलाया और ये मुस्लिम धर्म सुधार के पिता जाने जाते हैं बंगाल में। इन्होंने 1863 में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है,
पंच महाव्रत किस धर्म से जुड़े हुए हैं? उत्तर होगा जैन धर्म से। अब पंच महाव्रत का संबंध जैन धर्म से है और ये पंच महाव्रत जो हैं ये अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, ये पंच महाव्रत हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। साथ ही साथ जैन धर्म में ही त्रिरत्न भी हैं जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। यद्यपि बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है लेकिन वो बौद्ध धर्म और संघ हो जाते हैं। अगला प्रश्न है मौर्य वंश का पहला शासक कौन था? इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु और प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त शर्मा चाणक्य या कौटिल्य के साथ मिलकर पश्चिमोत्तर भारत से यूनान सत्ता को उखाड़ फेंका था। साथ ही साथ इसने नंद वंश को समाप्त करके भारत में मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल है वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व है और ये अशोक महान के दादा थे। अगला प्रश्न है महाभाष्य के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा पतंजलि। पतंजलि शुंग काल से संबंधित थे और ये पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। जो महाभाष्य है ये जो पवित्र की पुस्तक थी अष्टाध्यायी उस पर लिखा गया टीका है और जो पुष्यमित्र शुंग ने यज्ञ कराए थे 2 प्रमुख यज्ञ वो महाभाष्य के लेखक पतंजलि ने ही संपन्न कराए थे। अगला प्रश्न है बुद्ध चरित के लेखक कौन है? उत्तर होगा अश्वघोष। ये कुशाण वंश के आसपास के थे, मतलब इनका संबंध जो कुशाण वंश से था और इसके ये बौद्ध विद्वान थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने सौदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण और वज्र सूची भी लिखी है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के अधिकांश शहर किस नदी के किनारे मिले हैं? इसका उत्तर होगा घग्गर नदी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंधु सभ्यता से जुड़े लगभग 1400 बस्तियां ढूंढी जा चुकी हैं अब तक, मतलब 1400 बस्तियां प्रकाश में आ चुकी हैं जिनमें से सिंधु नदी के किनारे सिर्फ और सिर्फ 40 बस्तियां ही हैं। बाकी 1100 बस्तियां गंगा यमुना के मैदान के बीच में हैं जहां पहले सरस्वती नदी बहती थी जिसे आज आधुनिक घग्गर कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की 80% शहर या 80% बस्तियां घग्गर नदी के किनारे हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? उत्तर हो जाएगा जौ और गेहूं। ये राई, मटर, सरसों और खजूर भी की खेती भी करते थे। इसके अतिरिक्त मांसभक्षी भी थे और रंगपुर तथा लोकथल से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। यह प्रश्न वैदिक काल से है। वैदिक काल के देवताओं की संख्या कितनी है? उत्तर हो जाएगा 33। वैसे तो हिंदू धर्म में लाखों देवता हैं लेकिन वैदिक धर्म के अनुसार देवता हैं उनकी संख्या 33 है और इनका वर्णन यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में किया है और इन 33 देवताओं को 11-11 करके 3 हिस्सों में बांटा गया है जो आकाश के, अंतरिक्ष के और पृथ्वी के देवता कहलाते हैं। और ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता देवराज इंद्र हैं। वही देवराज इंद्र जिनको आजकल धारावाहिक कार्यक्रमों में ऐसा चरित्र दिखाया गया है जो हमेशा साधुओं की तपस्या भंग करते हैं और राज दरबार में नृत्य देखते हुए मिलते हैं। ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख देवता जो हैं वैदिक काल के अनुसार वो देवराज इंद्र हैं। ऋग्वेद में लगभग 1028 सूक्त हैं जिनमें से 250 सूक्त में देवराज इंद्र की स्तुति या इनका वर्णन मिलता है। सूक्त ऋचाओं का समूह है। दरअसल जो ऋग्वेद के श्लोक हैं उन्हें ऋचा बोलते हैं और ऋचाओं को कुछ ग्रुप में रखा गया है जिन्हें सूक्त बोलते हैं। तो लगभग 10,665 श्लोक जो हैं ऋग्वेद में उनको 1028 सूक्त में रखा गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने का अधिकार कब मिला? इसका उत्तर होगा 1717 में।
दरअसल उस समय सर जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल फर्रुखियर के दरबार में भेजा गया, जिसमें हैमिल्टन नाम का डॉक्टर भी था। उस डॉक्टर ने फर्रुखियर को एक बीमारी से बचा लिया, ठीक कर दिया। वो बीमारी दर्दनाक थी। खुश होकर फर्रुखियर ने 3000 रुपए वार्षिक लगान लेकर के, टैक्स लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में फ्री व्यापार करने की परमिशन दे दी। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये जो आज क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ये मैं अकेले कर रहा हूँ। ऐसा आज बिल्कुल भी नहीं है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज एक दर्शक भी मेरे स्टूडियो में उपलब्ध है। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये दर्शक प्यारा है और पता नहीं कहाँ से उड़ के आया है, और रात्रि के इस समय लगभग 2:40 हो रहे हैं। मैं ड्यूटी करके अभी आया हूँ और जब रिकॉर्ड करना शुरू किया तब ये बाहर आया है, और शायद इसने यहाँ बच्चे भी दे दिए हैं। तो 2-3 दिन से यहाँ रह रहा है और मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, आप जरूर देखें। तो आज की क्लास में हमारी रिकॉर्डिंग के समय पर यहाँ पर ये भी मौजूद हैं, और इनका नाम है कप। तो दोस्तों, इसे परेशान करने का बहुत ज़्यादा विचार नहीं है, इसलिए मैं इस वीडियो को छोटा रखता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।